किसी डिटरमिनेंट की पंक्ति और स्तंभ को अगर आप आपस में बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले जो वैल्यू वो अब भी वही रहेगी। बेटा क्लियर हुई सबको या दोबारा बताऊं कोई बात? जी सर, हो गया क्लियर। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखें सभी बच्चे। ठीक है, इनकी थ्योरी आप किताब से उतार सकते हो। देखिए बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें फिर से वही बात कि डेल इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये हमारे पास एक डेल यानी कोई डिटरमिनेंट दिया है हमें, और प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसकी हम कोई दो, यानी इसको इधर बदल दिया, इसको इधर बदल दिया, यानी हमने कोई दो पंक्ति यानी मींस एनी टू रो एक्सचेंज। अगर हम एक दूसरे के साथ दो पंक्तियों को आपस में बदल दें या दो कॉलम को आपस में बदल दें, ठीक है बेटा, तो तब देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने अगर पंक्तियों को आपस में बदल दिया तो b1 b2 b3 यानी दूसरे वाली पहले की जगह पहुंच गई, और यहाँ है आपके पास a1 a2 a3, ये एज इट इज रही c1 c2 c3 मींस एनी टू रो एक्सचेंज। तो अब इसकी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले जो इसकी वैल्यू थी वो डेल थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? माइनस डेल। यानी अगर पहले कैलकुलेट करके इसको 50 आ रहा था तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी प्रकाश? -50। -50। वेरी गुड बेटा, अभी अटेंडेंस भी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखें प्रॉपर्टी नंबर 3, एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लो क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे वो इसी के आधार पे होंगे भाई। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 जो आती है डिटरमिनेंट की, वो ये है आपके पास कि फिर से वही बात कि आप डेल इक्वल टू कोई डिटरमिनेंट ले लें। तो हमने लिया है यहाँ पर डेल इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। और इस बार हमने क्या किया भाई प्रॉपर्टी नंबर 3 में? कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान हैं, यानी अगर कोई दो इनमें इक्वल आ जाए। अब देखो कोई दो इक्वल कैसे आएंगे आपके पास, यहाँ तो इसमें है नहीं, तो हमने क्या करा, कोई दो को इक्वल करने के लिए इस तरीके से लिख दिया a1 a2 a3 a1 a2 a3, तो दोनों आपस में क्या दिखाई दे रही? बराबर। तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा की जो वैल्यू है आपके पास वो होगी 0। इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई आप लोग। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान है तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा इक्वल टू जो होगा आपके पास वो कितना होगा? 0। अब इसी को थोड़ा सा आगे हम बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? देखो इसी की आगे एक दो बात और आएगी, भूल मत जाना इसको, फिलहाल आप लोग इसको याद रखें। अब प्रॉपर्टी नंबर पे 4 में चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है आपके पास? प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर हमारे पास डेल इक्वल टू कोई डिटरमिनेंट दिया है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड विद k। हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई विद k के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड। तो जब बेटा k की मल्टीप्लाई इधर की तरफ हम करेंगे तो ये आएगा k डेल, और इधर जो k की मल्टीप्लाई आप करेंगे। अब बच्चों अब से पहले आपने मैट्रिसेस पढ़ा पिछले चैप्टर में, अगर मैट्रिसेस में आप k की मल्टीप्लाई करते हो तो k की मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ होती है प्रकाश? सर की पूरे मैट्रिक्स में के पूरे की गुणा मैट्रिक्स होती है। में एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई जो k की होगी वो एवरी एलिमेंट। लेकिन बेटा यहाँ ऐसा नहीं होगा। डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप k की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई से भी कर लो। तो मैंने मान लो पहले वाले में ही कर दिया, तो ka1 ka2 ka3, बाकी में नहीं होगी b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ये बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में थोड़ा डिफरेंस भी क्रिएट करती है। तो इसको आप लोग याद रखें, गड़बड़ ना हो बिल्कुल भी। तो बेटा आप लोग अगर एक मल्टीप्लाई करते हो तो ध्यान दें किसी एक पंक्ति या फिर किसी एक कॉलम में होगी। अब
इसी की दो बातें हैं, उनको आप फर्स्ट सेकंड करके लिख सकते हैं। मान लो मैं फर्स्ट बात लिखता हूँ इसकी। देखिए फर्स्ट बात ये है कि अगर हमारे पास किसी सारणिक या पंक्ति में से कोई चीज हम बेनिस्ट लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो कॉमन कैसे आएगा आपके पास? मान लो डेल्टा इज इक्वल टू, हमारे पास लिखा है 6 3 9 1 2 0 5 3 1। तो देखो बेटा यहाँ इस पंक्ति में आप देख रहे हो कि 3 कॉमन आ सकता है। अब मैट्रिसेस में क्या था, सारों में कॉमन होगा तो बाहर आएगा, क्योंकि जब गुणा होती है वो भी अवयवी एलिमेंट में, तो कॉमन भी अवयवी एलिमेंट से आएगा। यहाँ कॉमन किसी भी पंक्ति में से आ सकता है, तो यहाँ कॉमन लेने के लिए आप del इक्वल टू 3 आप कॉमन ले सकते हैं, अंदर 2 1 3 1 2 0 5 3 1। ये बात मुझे उम्मीद है सबकी समझ आई होगी यहाँ तक की बात। हाँ बेटा समझ में आई ये बात सभी की? जी सर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रहे कि यहाँ जो मल्टीप्लाई होनी है के की, यानी एनी नंबर किसी की भी आप मल्टीप्लाई करते हो एनी स्केलर, तो मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट में नहीं होगी। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ, अब आप नोट करके लिखें, बहुत जरूरी पॉइंट। अब आप नोट करके लिखें जरूरी पॉइंट। देखिए मैं एक डिटरमिनेंट लिखता हूँ, डेल इज इक्वल टू 0 0 0 2 5 1 1 2 0। यानी अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई एक रो पूरी की पूरी या कोई एक कॉलम जीरो हो जाए पूरा का पूरा, तो उस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा वो जीरो, यानी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अब इसी प्रॉपर्टी में एक बात और आती है कि अगर कहीं ऐसा आ जाए डेल इक्वल टू 2 4 6 और इसी का मल्टीपल आ जाए, यानी इसी का मल्टीपल आ जाए नीचे। मल्टीपल का मतलब ये पूरी पूरी एक रो है, मल्टीपल का मतलब गुणक, यानी पूरी में आपने सपोज करो 4 की मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 और 24, नीचे आपकी कुछ भी आ गई 3 माइनस 1। यानी अगर किसी मैट्रिसेस में, सॉरी किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो इक्वल है, मैं इसे P3 में पढ़ चुके आप लोग, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो के जो एलिमेंट है उनका जो रेशियो है वो सेम है, भाई 2/4 काटो 1/4 1/4 1/4, तो इसका भी रेशियो कितना है 1/4, यहाँ का भी रेशियो कितना है 1/4, यहाँ का भी रेशियो कितना है 1/4। तो अगर किसी डिटरमिनेंट की टू रो के जो एलिमेंट है वो सेम रेशियो रखते हैं, तो ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। इसका कारण ये है कि आप इस पंक्ति से 4 को कॉमन ले सकते हो। जब 4 कॉमन लेंगे तो 2 4 6 एज इट इज सेम एलिमेंट 2 4 6 टू रो एज इट इज अगर हो जाए तो उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो बताओ। सबकी समझ आ गई? जी सर। आज क्लास में कौन कौन है, जरा अटेंडेंस ले लें। सीमा, गौरव, प्रेजेंट सर। भागीरथी, भागीरथी नहीं है। प्रकाश, प्रेजेंट सर। दीपक, प्रेजेंट सर। शशांक देवराड़ी, मनमोहन, हरपाल। बेटा मनमोहन और हरपाल को तुम लोगों ने खबर भिजवाई किसी ने? कोशिश करो तुम भी उनसे संपर्क करो। मैंने संपर्क किया, उनका फोन नहीं लग रहा, दोनों का स्विच ऑफ आ रहा। तो आज मान के चलो कि सारे ही बच्चे हैं, उन्हें दोनों को छोड़ के चलो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी P3 भी आप समझ ही चुके,
P4 भी आप समझ ही चुके। अब लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर P5। P5 थोड़ी सी अजीब तरीके की प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा सा समझने में आपको देखिए, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट ऐसे आता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक पंक्ति या कोई एक कॉलम के जो एलिमेंट है वो इस तरीके से हो, यानी पूरा जो एलिमेंट है वो मतलब ऐड हुआ हो दो से, तो ऐसी कंडीशन में आप डिटरमिनेंट के दो पार्ट कर सकते हो अलग। दोनों पार्टों में क्या है, नीचे वाले तो सेम रहेंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3, यहाँ भी यानी R2 R3 तो सेम रहेगी, B1 B2 B3 C1 C2 C3, और ऊपर वाले पार्ट में पहले वाले पहले एलिमेंट लिख दो A1 A2 A3, नीचे वाले बाद वाले लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तो ऐसे आप एक डिटरमिनेंट को दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, बशर्ते अगर इस तरीके से दिया है। अगर वह ऐसे नहीं दिया है फिर आप नहीं कर पाओगे। तो बेटा इससे आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पेपर में आने वाले क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज के शुरू के जो क्वेश्चन हैं 4.2 के, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक सिद्ध कीजिए। तो भाई एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, ये एक डिटरमिनेंट दिया है आपका एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड ए बी सी, और इधर आया आपके पास x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। इसने कहा कि इस डिटरमिनेंट को आप कैलकुलेट करें। अब बेटा कल जो हमने पढ़ाया आपको, तो कल आपको पढ़ाया गया था कि आप किसी डिटरमिनेंट को अगर कैलकुलेट करते हैं, किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आप किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम के सापेक्ष प्रसार करते हो। कल आपको बार बार बताया गया था कि 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसका प्रसार। अब लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में ऊपर साफ साफ लिखा है कि बिना प्रसरण किए, इसके बराबर जो जीरो सिद्ध करनी है हमें, अब प्रसरण के लिए तो इसने मना कर दी। देखो बच्चों, कल आपको बार बार ये चीज बताई गई थी कि आप प्रसार करेंगे तब जाके कैलकुलेट होगा कोई डिटरमिनेंट। अब लेकिन आज इसने साफ मना कर दी कि आप प्रसार नहीं करोगे। तो जब प्रसार नहीं करेंगे तो गुणधर्मों पे आओ, प्रॉपर्टीज पे आओ। तो देखो बच्चों, अब जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो प्रॉपर्टी अभी अभी आप लोगों ने कई सारी प्रॉपर्टी पढ़ी, तो यहाँ हम उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अभी आपने P3 प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई तो कॉलम या कोई तो रो बराबर हो जाए तो जीरो हो जाएगा। तो क्यों ना हम एक काम करें, यहाँ एक ऑपरेशन लगा दें, C1 टेंस टू C1 प्लस C2। भाई ऑपरेशन वही पुराने वाले पिछले चैप्टर वाले। देखो ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ, लेफ्ट हैंड साइड ले रखी है मैंने, ये मान के चलो आप, तो मैंने C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्रॉपर्टी लगा दी। और बेटा ऑपरेशन सबको आने चाहिए, किसी से अगर ऑपरेशन नहीं आते पिछले चैप्टर के तो ये मान के चलो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो C1 टेंस टू यानी C1 के बदले में आप रखें C1 C2, दोनों को जोड़ के इट इज C1 इट इज C2। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड सेकंड के साथ। तो यहाँ आएगा आपके पास x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और बेटा C2 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, तो C2 को आप एज इट इज उतारे ए बी सी, C3 को एज इट इज उतारे x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और इसका आंसर आ गया जीरो। क्यों हुआ जीरो, क्योंकि C1 बराबर C3 है। बोलो बेटा किसी को कुछ पूछना तो बोलो बोलो बोलो।
किसी को कोई बात पूछनी है? बोलो भाई, मना ही कर तो फिर नहीं पूछनी तो देखिए 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आप बिना प्रसार के करोगे। अब उसके बाद आगे के जो क्वेश्चन शुरू होते हैं 6, 7, 8 के, अब उनकी बात करते हैं हम। देखो 6, 7, 8 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको 8वां क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान। देखिए बेटा 8वें का फर्स्ट पार्ट, तो 8वें के फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है प्रूव कीजिए 1 1 1, फिर क्या है ए बी सी, फिर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हमें जो प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप प्रसार भी कर सकते हैं, आप ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप प्रसार करेंगे या मतलब प्रसारण करेंगे या फिर आप ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पूरे स्वतंत्र हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों कोई बात समझ नहीं आती तो आप बीच में पूछ भी सकते हैं। तो हमने जब लेफ्ट हैंड साइड ले ली 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो बच्चों कल से हम एक बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी सारणी को अगर हल करना है, किसी सारणी की अगर वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीधी सी बात है कि उस सारणी को आपको प्रसार करना पड़ेगा। तो भाई उस सारणी का प्रसार अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो मन में आप कल्पना करें थोड़ी सी कि अगर आप इसका प्रसार करेंगे तो 1 और 1 का उपसार निकालेगा आगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी प्रसार करने पे कुछ कहीं बी क्यूब आएगा, कहीं बी सी स्क्वायर आएगा, कहीं सी क्यूब आएगा, कहीं बी सी, इस तरीके की कंडीशन आएगी सारी। अब जो ध्यान रहे इस तरीके की कंडीशन को आप ऐसे बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी। भाई आपको तो पूरा फैक्टराइज हुआ हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से, मतलब एक पोलिनोमियल टाइप आएगा, कहीं बी क्यूब कहीं बी स्क्वायर कहीं सी स्क्वायर। अब उसको इसमें कन्वर्ट करने में बड़ी समस्या है, चाहे आप करके देख लेना। तो ऐसी कंडीशन में हम ध्यान दें कि आप उन प्रॉपर्टीज का फायदा लो जो प्रॉपर्टीज आपने अभी अभी सीखी। देखिए डायरेक्ट प्रसार करना समस्या का समाधान नहीं है, आप डायरेक्ट प्रसार कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप घर में करके देखना डायरेक्ट प्रसार से कितना महंगा पड़ेगा क्वेश्चन। तो क्यों ना हम प्रॉपर्टी का यूज करें। अब प्रॉपर्टी का यूज करने में हमें दो बातें ध्यान रखनी। पहली बात कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बने, क्योंकि क्वेश्चन में जितने ज्यादा जीरो बन जाएंगे उतना ही आपका फायदा होगा। कैलकुलेशन करेंगे जीरो के सामने जो भी आएगा जीरो हो जाएगा। दूसरा आपको किस बात का ध्यान रखना कि राइट हैंड साइड जो हमें लानी है वो आए ऑटोमेटिकली, तभी तो हमें फायदा मिलेगा। आप प्रसार इस हिसाब से करें कि राइट हैंड साइड भी आपकी आए और जीरो ज्यादा से ज्यादा आए। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको लिखता हूँ एक ऑपरेशन R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। अगर मैं R1 से R2 घटा दूं इट इज कॉल्ड R1, इट इज R2। जब मैं R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 माइनस 1 जीरो, तो पहली शर्त के अकॉर्डिंग जीरो आए, फायदा होगा। दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी आपको चाहिए भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी आप कॉमन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब कई फायदे हुए। क्या ऐसा ऑपरेशन मुझे कोई और बताएगा? क्या ऑपरेशन एक और लग सकता है ऐसा? दीपक, मैं ऐसा एक ऑपरेशन और लगाना चाहता हूँ ताकि मुझे फायदा हो। दीपक क्या लगा सकता हूँ मैं ऐसा ऑपरेशन? बोलो। सर R2 को R1 की जगह पर रख नहीं, आप ऑपरेशन लगाएंगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। बेटा सोचो थोड़ा सा पहले, अगर मैं R2 में से R3 घटाऊंगा तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो तो हमें चाहिए।
बी माइनस सी, देखो बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस सी बी प्लस सी। तो फायदा हुआ ना। और बताओ भाई और क्या हो सकता है? एक ऑपरेशन प्रकाश बताएगा क्या हो सकता है। सर R3 टेंस टू R3 माइनस R1। वेरी गुड। क्या ये बात सही है सीमा? सीमा, क्या ये बात सही है जो प्रकाश ने बोली? ये सीमा बोलती नहीं, बस ये बड़ी दिक्कत है इसकी। ये फोन रख के मुझे लग रहा चाय चाय पीने चली जाती होगी सीमा। सीमा, खाना खुना बनाने में हेल्प करवाने लगी क्या मम्मी की? भागीरथी, बोलो। भागीरथी भी नहीं सर हम बोली बस यहाँ पे दो ही और प्रश्न बना सकते हैं एक बार। है। बाकी लोग लेफ्ट हो गए क्या? चलो अभी देखते हैं। तो देखिए, प्रकाश ने जो ऑपरेशन बताया वो सही है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस ऑपरेशन में एक समस्या है। समस्या क्या है उस ऑपरेशन में? समस्या ये है उस ऑपरेशन में तीन ऑपरेशन एक साथ नहीं लग सकते भाई, क्योंकि 3/3 का है तो इसलिए दो ही ऑपरेशन एक साथ लग सकते हैं। ऑपरेशन सही है। तो देखिए R1 माइनस R2, R1 में से R2 घटा, उनमें से बन गया 0, a माइनस बी, और यहाँ आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आया 0 b माइनस सी, यहाँ आया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1c और सी स्क्वायर। ऑपरेशन सक्सेसफुली रहा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई बोर्ड थोड़ा सा साफ कर दिया मैंने, और इसको दोबारा से लिखा। तो जब मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, 0 a माइनस बी, और इसको मैंने लिखा a माइनस बी a प्लस बी, 0 b माइनस सी, इसको लिखा b माइनस सी b प्लस सी, और ये थर्ड वाला हमने एज इट इज उतारा। यहाँ तक की बात क्लियर। अब आप देख रहे, अभी भी आपने ऑपरेशन पढ़ा कि डिटर्मिनेंट के अंदर ये बाउंडेशन नहीं है कि आप कॉमन ले तो सारे एलिमेंट में से ले। वहां भी आपने पढ़ा है कि कॉमन आप किसी एक पंक्ति से ले सकते हैं। तो इस पंक्ति की अगर बात करें, पहला एलिमेंट 0 है, बेटा 0 भी गुणों में तो कुछ भी लिख दो आप भाई, 0 के पास से तो कुछ भी कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी, यानी R1 से a माइनस बी, वो R2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ ले लेगा। कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। तो जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ आया a माइनस बी b माइनस सी, और यहाँ जो डिटर्मिनेंट बचा इसके अंदर जो आया 0, a माइनस बी से बाहर आया 1, यहाँ आया आपके पास a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी 1 c और c स्क्वायर। देखो कि फालतू का मैं मिटा देगा, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ। ये मिटा, ऊपर वाला मिटा दिया मैंने, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो बच्चों बात ये आ गई हमारे पास, a माइनस बी बी माइनस सी, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग दो ब्रैकेट आपके पास आ चुके। अब रह गया क्या, केवल जीरो। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करना रहेगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए दो बातें हैं। एक तो आप प्रसार कर ही दो चाहे अभी, एक आप एक ऑपरेशन और लगा सकते हैं, उनमें से बन जाके एक 0 और आ सकती है। तो घर जाके आप प्रैक्टिकल कर लेना, फिलहाल मैं इसका प्रसार कर रहा हूँ सीधा। तो मैं लिखूंगा प्रसार करने पर मुझे लग रहा C1 के सापेक्ष करने में फायदा है, क्योंकि कल आपको देखो बेटा, कल का अगर पढ़ के नहीं आए तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं करूंगा C1 के सापेक्ष, क्योंकि C1 में ऑलरेडी मुझे 2 0 दिखाई दे रहे हैं। तो C1 के सापेक्ष जब प्रसार किया तो a माइनस बी बी माइनस सी, ये तो आपके पहले से ही अलग है बिल्कुल। अब अंदर प्रसार का कार्य चलेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ये वाला ये लगा दिया ब्रैकेट। कभी इससे तुम आगे समझने लगो इसको। तो C1 का पहला एलिमेंट लिखा 0, 0 का उपसार लिखने का फायदा नहीं है,
उसके बाद इसका चिन्ह प्लस होता है, इसका माइनस, इसका प्लस, फिर आपने -0 लिखा, उपसारणिक लिखने का फायदा नहीं है, फिर आपने +1 लिखा और 1 के सामने इसका उपसारणिक। तो बेटा ये जो 1 है इसका उपसारणिक आएगा आपके पास 1a + b, 1a + b, 1 और b + c। अब आपने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया, a - b, b - c, 0 0 तो खत्म ही हो गया, 1 की इधर गुणा करिए आपने, b + c इधर गुणा करिए, लेकिन एक बाहर माइनस अपनी तरफ से आता है, उस माइनस के कारण दोनों माइनस हो जाएंगे, -a - b। यहाँ देख रहे हैं आप क्या कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हुआ, तो फाइनली क्या बचा, a - b, b - c और c - a। दिस इज द राइट हैंड साइड। कोई बात किसी को दोबारा पूछनी हो तो बताओ। सीमा बिस्ट लेफ्ट, किसी को कोई बात पूछनी हो तो दोबारा बताओ बेटा, जल्दी से। आज का होमवर्क नोट करें।